एक सवाल खुद से पूछिए, अगर आपकी कंपनी डूब रही हो, आप नंबर 2 की पोजीशन पर हो, आपके सबसे करीबी बॉस को हथकड़ी लग चुकी हो, आपकी पूरी टीम सड़क पर लड़ रही हो, तो आप कहाँ होंगे? जवाब आसान है, आप वहीं होंगे जहां आपकी ज़रूरत होगी, अपने लोगों के साथ, अपने नेताओं के साथ। लेकिन अगर ऐसे नेता हो जो उस वक्त देश में ही ना हो तो क्या होगा? क्या वो भाग रहा है? क्या वो प्लान कुछ कर रहा है या कुछ बहुत बड़ा खेला खेल रहा है? यह कहानी है एक ऐसे नेता की जो पार्टी में रहते हुए भी पार्टी में नहीं दिखाई देते हैं और सबसे ज़्यादा आप लोगों को दिखाई भी देते हैं। उनका नाम है राघव चड्ढा। टेलीकॉम ऑपरेटर का 28 दिन का मंथली रिचार्ज, साल में सर महीने 12 होते हैं, लेकिन 28 दिन की रिचार्ज के माध्यम से 13 टाइम्स रिचार्ज कराना पड़ता है। कैसे सर? 28 दिन इंटू 13 टाइम्स इज इक्वल टू 364 डेज। ये एक बड़ी क्लेवर स्ट्रैटेजी है जिसके चलते आपको फीलिंग 30 दिन की देते हैं लेकिन आपसे डीलिंग 28 दिन की करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे प्रेजेंट और एब्सेंट होने के फर्क की, पार्टी में होकर भी अलग दिखने की और एक ऐसे पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक की जिसे आज की मॉडर्न इंडियन पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा लेसन कहा जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या राजनीति में लॉयल्टी ज़्यादा जरूरी होता है या पोजीशन ज़्यादा जरूरी होता है? और हाँ, अगर आपको अभी तक इसका आंसर मिल गया है ना, तो ये समझ लीजिए कि आपको कहानी शुरुआत में ही समझ में आ जाएगी। और अगर नहीं समझ में आया है तो अंत तक जरूर देखिएगा। अंत तक देखेंगे ना तो आपको पूरी जो स्टोरी के पीछे की स्टोरी हम समझाने वाले हैं वो आपको समझ में आ जाएगी। और हाँ, इस चैनल पे ऐसे ही डीप पॉलिटिकल स्टोरी दिखाई जाती है, तो चैनल को फिर से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम खबर के पीछे की खबर आपको दिखाने और समझाने की कोशिश करते हैं। अब हम चलते हैं कुछ पीछे। साल 2015 में दिल्ली की सड़कों पर एक क्रांति चल रही थी, झाड़ू की क्रांति, और उस क्रांति के केंद्र में थे अरविंद केजरीवाल। लेकिन हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर रैली में एक चेहरा हमेशा उनके पीछे खड़ा दिखाई देता था, तेज कॉन्फिडेंस और बेहद धारेदार। वो थे राघव चड्ढा। ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आया ये लड़का चार्टर अकाउंटेंट है, लेकिन राजनीति में एंट्री ऐसी की जैसे सालों के अनुभव उनके पास हो। टीवी डिबेट में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी जुबान इतनी तेज थी कि बड़े बड़े नेता को जवाब देने में उनको देर नहीं लगता था। यही वजह थी कि आम आदमी पार्टी ने उन्हें अपने सबसे मार्केटेबल चेहरा बना दिया, युवाओं को अट्रैक्ट करने के लिए और इंग्लिश स्पीकिंग इंडिया को कनेक्ट करने के लिए। ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है दैट सर वी इन इंडिया टुडे पे टैक्सेस लाइक इंग्लैंड टू गेट सर्विसेज लाइक सोमालिया। और सरकार जो हमसे इतना टैक्स लेती है उसके बदले में सरकार हमें देती क्या है? कौन सी ऐसी? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। असली कहानी तो तब शुरू होती है जब एक कॉरपोरेटर प्रोफेशनल करोड़ों का पैकेज छोड़कर राजनीति में आते हैं। 11 नवंबर 1988 को नई दिल्ली में जन्मे राघव चड्ढा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मॉडर्न स्कूल से की। पढ़ाई में तेज और बोलने में धारेदार। इसके बाद उन्होंने श्री वेंकटेश्वर कॉलेज में ग्रेजुएशन किया और फिर उन्होंने चार्टर अकाउंटेंट की तैयारी की। लेकिन यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी का रुख किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कॉर्पोरेट दुनिया में कदम रखा और एक इंटरनेशनल फर्म में काम करना शुरू कर दिया। जिंदगी उनकी सेट थी, करियर उनका सेट था। लेकिन फिर आया साल 2011, जब देश में एक आंदोलन उठा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोध आंदोलन। रामलीला मैदान में लाखों लोग जमा हो रहे थे, नारे लग रहे थे और एक नए भारत की बात हो रही थी। और लंदन में बैठे राघव चड्ढा ये सब देख रहे थे और फिर उन्होंने फैसला लिया वापस लौटने का। और यहीं से उनकी मुलाकात होती है अरविंद केजरीवाल से और यहीं से शुरुआत होती है उनकी असली पॉलिटिकल जर्नी की। जब आम आदमी पार्टी बनने की तैयारी हो रही थी तब राघव चड्ढा उस टीम का हिस्सा बने जिसने जन लोकपाल बिल के ड्राफ्ट पर काम किया। ये फैसला आसान नहीं था क्योंकि उन्हें इंटरनेशनल फर्म से करोड़ों का पैकेज मिल रहा था, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया और राजनीति का रास्ता चुन लिया। और यहीं से धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के सबसे भरोसेमंद चेहरा में शामिल होने लगे। अब यहीं से कहानी लेती है सबसे बड़ा मोड़, क्योंकि एक तरफ राघव चड्ढा का कद लगातार बढ़ रहा था। 2022 में पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत के बाद उनका प्रभाव इतना बढ़ गया कि कहा जाने लगा कि भले ही कुर्सी पर भगवान मन बैठे हैं लेकिन रणनीति कहीं और से बनती है। और इस दौरान राघव चड्ढा को राज्यसभा भेजा गया और वो आम आदमी पार्टी के नंबर 2 के माने जाने वाले नेता बन गए। रणनीति में कहानी सीधे नहीं चलती है, हर उछाल के बाद एक बड़ा इम्तिहान आता है और वो इम्तिहान आया मार्च 2024 में। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। पूरी पार्टी सड़क पर उतर आई, नेता विरोध कर रहे थे, कार्यकर्ता भावुक थे, सोशल मीडिया पर तूफान था। लेकिन उस समय एक सवाल पूरे देश में गूंज रहा था, राघव चड्ढा कहाँ हैं?
राघव चड्ढा कहाँ हैं? जवाब आया कि वो लंदन है। उन्होंने आंखों की सर्जरी का हवाला दिया। सर्जरी हुई भी थी, लेकिन सवाल उनकी टाइमिंग पर उठे, क्योंकि उस दौरान उनकी पत्नी और बॉलीवुड एक्टर परिणीत चोपड़ा भारत लौट आईं और अपने काम में लग गईं, लेकिन राघव चड्ढा नहीं लौटे। यहीं से सोशल मीडिया पर ये सवाल और तेज हो गया कि आखिरकार वो इस वक्त देश में क्यों नहीं है। अब यहाँ पर एक बात आप खुद सोचिए, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर एक सोची समझी दूरी थी? क्योंकि राजनीति में टाइमिंग बहुत मायने रखता है और यहीं से शुरुआत होता है एक पैटर्न का, जिसे समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप घटना केजरीवाल की गिरफ्तारी की। राघव ने सिर्फ 2 ट्वीट किए और फिर शांत हो गए। दूसरी घटना, केजरीवाल जेल से बाहर आए, पूरी पार्टी जो है वह एक्टिव हो गई, लेकिन राघव चड्ढा नजर नहीं आए। तीसरी घटना, फरवरी 2025 में दिल्ली चुनाव, आम आदमी पार्टी की बहुत ही बुरी तरीके से हार होती है। उस समय भी राघव चड्ढा अपनी पत्नी के साथ पारिवारिक कार्यक्रम में नजर आए। चौथी घटना, जब पार्टी नेता को कोर्ट से राहत मिली, पूरी पार्टी जश्न मना रही थी, लेकिन राघव चड्ढा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। और पांचवी घटना, वो किसी भी बड़े पार्टी इवेंट या प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर नहीं आते हैं। अब 1-2 ऐसा होना इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन अगर यही चीज बार बार हो रही हो तो ये इत्तेफाक नहीं है, बल्कि पैटर्न होता है। राजनीति में पैटर्न कभी भी बिना वजह नहीं बनता है। अब यहाँ रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या राघव चड्ढा पार्टी से दूर हो रहे हैं या वो कुछ और बड़ा प्लान कर रहे हैं? क्योंकि कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही मजबूत है। एक तरफ वो पार्टी से दूर दिखाई देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी मौजूदगी सोशल मीडिया पर लगातार बढ़ती जा रही है। संसद में वो एयरपोर्ट पर महंगे खाने का मुद्दा उठाते हैं और वीडियो वायरल हो जाती है। एयरपोर्ट्स पर खाना इतना महंगा है, बाजार के मुकाबले 2 गुना 3 गुना दाम है। एक साधारण सी पानी की बोतल जो 20 रुपए की बाजार में मिलती है, वो एयरपोर्ट के भीतर जाकर फूड आउटलेट पर 100 रुपए की मिलती है। आज यात्री जो इंतजार कर रहे हैं अपनी फ्लाइट का, वो पानी पीकर पेट भर रहा है कि कहीं गिग वर्कर्स की समस्या उठाते हैं और फिर से लाखों लोग उनसे जुड़ जाते हैं। मोबाइल रिचार्ज जैसे मुद्दे पर बात उठाते हैं और बार बार उनकी बात सीधे युवाओं तक पहुंचती है। टेलीकॉम ऑपरेटर का 28 दिन का मंथली रिचार्ज, साल में सर महीने 12 होते हैं, लेकिन 28 दिन की रिचार्ज के माध्यम से 13 टाइम्स रिचार्ज कराना पड़ता है। कैसे सर? 28 दिन इंटू 13 टाइम्स इज इक्वल टू 364 डेज। ये एक बड़ी क्लेवर स्ट्रैटेजी है, जिसके चलते आपको फीलिंग 30 दिन की देते हैं, लेकिन आपसे डीलिंग 28 दिन की करते हैं। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो किसी पार्टी पर हमला नहीं करते हैं, ना ही वो नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं, ना ही वो अरविंद केजरीवाल का नाम लेते हैं, ना ही वो बीजेपी का नाम लेते हैं, ना ही वो आम आदमी का नाम लेते हैं। वो सिर्फ मुद्दे की बात करते हैं, ऐसा मुद्दा जिससे आम जनता और खास करके युवा को सीधे कनेक्ट किया जा सके। और यही इस खेल का सबसे बड़ा हिस्सा है, जिसे हम कहते हैं पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग। अब इसको ध्यान से समझिएगा, जब कोई नेता खुद को पार्टी से अलग इंडिपेंडेंट वॉइस की तरफ पेश करता है ना, तो उसकी रीच बढ़ जाती है। उसकी पहचान सिर्फ एक पार्टी तक सीमित नहीं रहती है, और राघव चड्ढा धीरे धीरे वही कर रहे हैं। वो पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं, पीपल पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, और यही वजह है कि उनकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि इतना सब होने के बाद भी पार्टी के किसी बड़े नेता उन्हें खुलकर क्रिटिसाइज नहीं किया है, ना किसी ने उनको बागी बताया है। संजय सिंह से पूछा गया तो उन्होंने सीधा जवाब देने से बचा। सौरभ भारद्वाज से पूछा तो सीधे कुछ नहीं कहा, यानी मामला सीधा नहीं है, ऊपर से शांति है लेकिन अंदर कुछ और चल रहा है। यहीं से कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब यहाँ से कहानी अपने सबसे बड़े अहम मोड़ पर पहुँचती है, क्योंकि सवाल अब सिर्फ ये नहीं है कि राघव चड्ढा कहाँ थे, बल्कि ये है कि वो आगे क्या करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप पूरे पैटर्न को जोड़कर देखेंगे तो एक बात साफ दिखाई देती है कि वो जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं लेने वाले हैं। उनके पास राज्यसभा की सीट है, उनका कार्यकाल 2028 तक है, यानी उनके पास वक्त भी है और स्टेबिलिटी भी है। और राजनीति में कई बार सबसे बड़ा हथियार यही होता है, सही समय का इंतजार करना। अब जरा पूरे खेल को एक बार फिर से हम समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने पार्टी छोड़ी नहीं है, लेकिन खुद को पार्टी से थोड़ा सा अलग कर लिया है। उन्होंने किसी के खिलाफ खुलकर कुछ बोला नहीं है, लेकिन अपनी अलग पहचान बना ली है। उन्होंने विवादित मुद्दों से दूरी कर ली है, लेकिन ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो हर आम आदमी से जुड़ा हो, और यही वजह है कि उनकी पॉपुलैरिटी जो है वह लगातार बढ़ती गई है। अब यहाँ से सबसे बड़ा स्पेकुलेशन आता है, मार्च 2026 में सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई थी कि राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी को पंजाब में एक क्लियर इमेज वाला युवा चेहरा चाहिए। अब इमेजिन कीजिए, अगर राघव चड्ढा अचानक से पार्टी छोड़ते हैं तो वो एक ब्रेकिंग न्यूज़ होगी, लेकिन अगर वो धीरे धीरे डिस्टेंस बनाकर सही समय पर मूव करते हैं तो वो एक मास्टर स्ट्रोक बन जाएगा।
और शायद यही उनकी स्ट्रेटेजी भी है। बहुत से पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि वे 2029 के लोकसभा चुनाव का इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि 2028 में उनका कार्यकाल खत्म होगा और उसी समय देश में चुनाव का मोड़ होगा। तब वो उसी दिशा में जाएंगे जिस तरफ चुनाव का लहर होगा या फिर जिस तरफ लोगों की हवा चल रही होगी। उनके कनेक्शन हर जगह पर बताए जाते हैं और यही उन्हें एक फिक्सेबल लीडर बनाता है। अब अंत में सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या राजनीति में लॉयल्टी ज़्यादा ज़रूरी होती है या पोजीशन? क्योंकि राघव चड्ढा की कहानी हमें यही सिखाती है कि आज की राजनीति में सिर्फ किसी एक पार्टी के साथ खड़े रहना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि खुद को रिलेवेंट बनाए रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और राघव यही कर रहे हैं। वो बिना किसी बड़े विवाद के, बिना किसी खुले बगावत के अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। एक ऐसा नेता जो पार्टी में भी है और उससे अलग भी है, और शायद यही वजह है कि आज लोग उनसे जो है वह सवाल पूछ रहे हैं, पार्टनर तुम्हारा पॉलिटिक्स क्या है? अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।